एक मंत्री था, रामविलास पासवान था। तो जो भी हमसे मिला बना, हमने हमेशा स्टेट के लिए काम करने का जो है, हमने उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी में स्टेट्स को रखा। लेकिन जहां तक ये सवाल है मुख्यमंत्री का, पता नहीं, कभी हमने उस पर सोचा ही नहीं। पर आपके भाई रामचंद्र पासवान ने बयान दिया पीटीआई को 4 जून को। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता रामविलास पासवान जी को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है। तो एक भाई से आप क्या उम्मीद रखते हैं? रामचंद्र मेरा छोटा भाई है, छोटा, और हमारा कहना नहीं चाहिए पब्लिकली, लेकिन हम 3 भाई हैं और पूरे बिहार में जो है सब इस बात को जो है उदाहरण देता है कि भाई हो तो रामविलास पासवान जैसा हो, कि तीनों भाई है और तीनों भाई एक दूसरे के लिए हमेशा सोचता है। और रामचंद्र तो जो है बच्चा मेरा लड़का के समान है, हालांकि उसकी उम्र क्या कहते हैं काफ़ी हो गई है और सबसे छोटा है, तो रामचंद्र स्वाभाविक है, रामचंद्र तो बोलेगा ही। पर परिवारवाद का भी तो आरोप लगेगा, दोनों आपके भाई, आप खुद, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि रामविलास पासवान जो है महल में जाकर बैठ जाए और हमारा एक भाई जो है जा करके जो है वो खेत में जाकर ये काम करे? ये लालू जी कर सकते हैं। देखिए, ये ढपोर संखी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे नेता कर सकते हैं, लालू जी ही कर सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहिए और एक भाई आपका जा करके जो कहते हैं कि कहीं कौन उधर मोहल्ला है वहाँ जा करके रहे। नहीं, रामविलास पासवान अपनी, देखिए पारस है, मेरा छोटा भाई है, वो 77 से एमएलए है। पर आपके जो वर्तमान 77 से एमएलए रहा है, इस बार हार गया खाली, तो 77 से एमएलए रहा, विपरीत दिशा में रहा, तो हमारे कारण से एक बार वो सत्ता में आ सकता है। या रामचंद्र है, तीसरा बार क्या कहते हैं कि एमपी है। तो इसलिए जो है ये हम आज तक नहीं समझ सके कि कोई आदमी, हर आदमी, यदि हम हैं और आप हैं, तो आपका यदि परिवार है तो आपका अपने बच्चा के प्रति दायित्व नहीं है क्या? आप अपने बच्चा को क्या करना चाहेंगे? आपका बच्चा में यदि मेरिट है तो उसको निखरने दीजिए। पर आपके जो हैं वो तो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है। वो तो अपने भाई को नहीं पूछते, उन्होंने कहा कि मेरा भाई अलग करेगा, मैं अलग करूंगा। नहीं, देखिए हम बदलाते, उनके भाई को से भी मैं मिला हूं, उनका भाई ऐसा नहीं है, उनके भाई भी हैं हमारे। तो वो जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं, पूरे देश के अध्यक्ष हैं, हमसे मुलाकात होती रहती है। तो इसलिए जो है हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बार आपके नाम से, कमल जी के नाम से एक बार इनके परिवार का आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेगा तो उसमें मेरिट रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं रुक जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं, करीब 15-16 महीने हो गए आप मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्रालय संभाल रखा है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमको बहुत बढ़िया रहा है और मैं समझता हूँ आज सब लोग मानते होंगे। ऐसा पहले हुआ किया गया कि भाई कैबिनेट में तो कुछ चलता ही नहीं है, खाली मोदी जी क्या कहते हैं कि जगह ये चलता है तो वो चलता है। मैं समझता हूं कि आज कैबिनेट में, मैं हर कैबिनेट में रहा हूं, कैबिनेट मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा चलता था। आज कैबिनेट की मीटिंग कोई नहीं है जो 2.5 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा नहीं चलता है और हर इश्यूज के ऊपर में क्या कहते हैं डिस्कशंस नहीं होता है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि मिनिस्टर्स अपनी बात को तो रखते ही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है इतना नॉलेज है कि हर विषय को, हर एक चीज को वो बहुत ही गहराई से जाकर के अपने से क्वायरी करते हैं, अपने से जानकारी लेते हैं और सजेशन देना होता है सजेशन देते हैं। तो जितना डिस्कशंस इस कैबिनेट में हो रहा है प्रत्येक इशूज के ऊपर में, और बहुत सारी चीज़ हैं जो कैबिनेट में लटक भी जाता है, तो हमको नहीं लगता है कि इतना क्या कहते हैं कि डिस्कशन कभी हमने जो है, क्योंकि पीएम पर आरोप लगता है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, कि वो किसी की सुनते नहीं, अपनी मनमर्जी नहीं, ये बिल्कुल ही, इस बात को तो मैं सिरे से जो है रिजेक्ट करता हूँ, नकारता हूँ कि ये जो यदि कोई इस बात को कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। एक कैबिनेट की मीटिंग अलग होती है, मंत्रिमंडल का अलग अलग मंत्री का मंत्रालय की बैठक अलग होती है, उसमें क्या कहते हैं जानकारी लेते हैं। तो हमको लगता नहीं है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। शत्रुघ्न सिन्हा आपको सीएम बनाना चाहते हैं, आपने कहा कि आपकी दिलचस्पी नहीं है। आपके हिसाब से बीजेपी एनडीए अलायंस का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा? नहीं, सारे के सारे देखिए, जिनको आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा वो बेस्ट हो जाएगा।
राबड़ी देवी जब बेस्ट हो सकती है तो कौन नहीं हो सकता है? बेस्ट थी राबड़ी देवी। हाँ अब वो राबड़ी देवी से पूछिएगा तो अपने को क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि इस मैं वक्त वो मैं इत्तेफाक बेस्ट से इसी होटल में है, हैं? इसी होटल में है, बाजू में उनकी बैठक चल रही है। हाँ तो ठीक, वही तो हमने कहा ना कि यदि उनसे राबड़ी देवी से पूछिएगा कि आप चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें कहेंगे कि मैं सबसे नहीं, पर बेस्ट आप हैं। फिर भी गंभीरता से हमारा गंभीरता से यह है कि चुनाव होने दीजिए। हालांकि मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि बीजेपी के पास में ईमानदारी से मतलब लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। एक दफा आपने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने, अब आप नहीं चाहते वो कि शाहनवाज हुसैन जैसा कोई बने चीफ मिनिस्टर? नहीं, शाहनवाज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और मैं जब बीजेपी में गया था उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी व्यक्ति का था तो शाहनवाज जी का भी था। लेकिन मैंने तब कहा था कि मैं मुस्लिम चीफ मिनिस्टर चाहता हूं जबकि हमारे हाथ में चाबी था। जिस समय में हमारे पास में 29 MLA था, जिसको हम बनाना चाहते वो बन सकता था। तब उस समय में जब सरकार नहीं बन पा रही थी तो हमने कहा था किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। लालू जी से भी हमने कहा, नीतीश जी से भी हमने कहा, कांग्रेस से भी हमने कहा। तो उस समय था जबकि हमारे हाथ में चाबी था। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम कह दें फलना को मुख्यमंत्री बनाओ तो ये तो ढपोर संखी हुआ ना। क्यों आप कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं? अभी कहा हमारे पास में एक MLA है क्या? लड़ेंगे तो आप 40 सीटें। अब चुनाव पहले जो हमारा MLA लाइए ना, तब बाद में पूछिएगा ना चुनाव के बाद। चलिए कुछ सवाल हम लोग लेते हैं हमारे ऑडियंस से भी। कौन पूछना चाहता है सवाल? मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं वो सवाल ना पूछें, क्योंकि फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो नॉन पॉलिटिकल, आपसे किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं सर। हाँ प्लीज पूछिए। मैं सर से विनम्र सवाल पूछना चाहता हूं। सर, जिस इशू पर आपने वाजपेयी गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया था और हम सुनते हैं कि मुशर्रफ साहब को आपने बताया भी था कि मैं ही वो मंत्री हूं जिसने इस्तीफा दिया था, आज कौन सा बदलाव देखते हैं जिसमें आज के PM हैं वो महानायक हैं, जिस इशू के बारे में आपने बात किया था, और जो अध्यक्ष हैं वो नायक हैं। आज कौन सी उस बीजेपी में बदलाव आ गई जिसमें रामविलास पासवान जैसा सेकुलर व्यक्ति आज उसके साथ जाने में परहेज नहीं करता है? अभी जो है आपके आने के पहले पता नहीं ओवैसी जी यहाँ आए थे, तो ओवैसी जी और हम लोग वहाँ बैठे आपके आने के पहले बैठे थे। मित्र हैं आपके ओवैसी जी? हमारे मित्र हैं, अच्छे वक्ता हैं, मतलब अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। आइडियोलॉजी अलग है, आइडियोलॉजी हम बीजेपी में नहीं भी थे तो भी हमारे अच्छे मित्र थे लोग। जहाँ अभी RJD में हमारे क्या कहते हैं कि अच्छे मित्र हैं, क्या कहते हैं कि अभी बैठे हुए थे, फातमी जी थे, क्या कहते हैं कि सिद्दीकी जी थे, ये सब तो हमारे मित्र ही हैं। तो हमने यही बात चल रही थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने एक ही सवाल पूछा कि भाई जो सेकुलर फोर्स ओवैसी को साथ में नहीं ले सकता है वो रामविलास पासवान को क्या ले सकता है? तो हर आदमी, आप हैं जर्नलिज्म में हैं या कहीं भी हैं, हर आदमी सब चीज़ के बाद इज्जत और सम्मान की राजनीति करता है। हमारे पास में हम जिस पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी हमारे पास में रहेगी तो रामविलास पासवान का वजूद रहेगा। हमारी पार्टी में एक MP नहीं आए थे तो कहा रामविलास पासवान खत्म हो गया। हमने अब उस समय में हमारे कारण से लालू जी हमेशा जीते रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान कभी पावर वाली पार्टी में नहीं गया है। रामविलास पासवान NDA में गया था 1999 में, तो NDA पावर में आई। रामविलास पासवान 2005 में सोनिया गांधी आई थी हमारे यहाँ, उनके पास में गए तो UPA पावर में आई। रामविलास पासवान अभी गया है NDA में, NDA पावर में क्या बीजेपी अकेले क्या कहते हैं कि पावर में क्या कहते हैं कि आ गई। तो इसलिए जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप गए इसलिए आई कि आपने मौसम पकड़ लिया? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आज रामविलास पासवान का वोट बैंक है। हर पार्टी का वोट बैंक खिसक जाता है, लेकिन रामविलास पासवान का वोट बैंक पिछले 40 साल से 1% भी इधर से उधर नहीं हुआ है। क्यों? तो हमारा जो वोटर है वो जानता है कि रामविलास पासवान लीडर हैं, सम्मान की राजनीति करते हैं, और जिस समय में हमारे सम्मान के ऊपर में कोई कुठाराघात करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव किसी को सम्मान दे ही नहीं सकता है। इसके क्या कहते हैं कि हम जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किस चीज में है, वो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, इनके संस्कार में ही नहीं है। क्या और इसलिए कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं करते? DNA शब्द का। और इसलिए जो है मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रह जाएगा।
नीतीश जी का गलती ऐसे ही होगा जी, 1 मिनट में यदि होगा आपका पांव पकड़ लेंगे और दूसरे मिनट में आप यहां जाइएगा तो गाली देना शुरू कर देगा। तो ये है अच्छा, आपने अभी कहा कि वो डीएनए शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते। हम डीएनए शब्द का तो इस्तेमाल क्यों आपको परहेज हम है? संस्कार कर रहे थे, उसका मतलब संस्कार की बात कर रहे थे कि लालू जी के संस्कार में जो है नहीं, आपने परहेज किया डीएनए शब्द का इस्तेमाल करने। क्या आपको लगता है कि पीएम ने डीएनए शब्द का इस्तेमाल करके गलत किया? नहीं, डीएनए तो डीएनए का मतलब संस्कार होता है ना। देखिए डीएनए हम बतलाते हैं, हमने उस समय भी कहा था कि यदि डीएनए का यदि आप 2 शब्द होता है, एक पॉलिटिकली होता है, एक बायोलॉजिकल होता है। तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो हर आदमी का डीएनए अलग होता है, आपका अलग आपके बाप दादा पुरखा से होगा। हमको इस बात का बहुत गुस्सा था कि जब नीतीश जी ने कहा कि हमारा डीएनए पूरे बिहार का डीएनए है। अरे आपका डीएनए पूरे बिहार का कैसे डीएनए हो सकता है? बिहारी को गाली क्यों दे रहे हो? आपका डीएनए अपने हो सकता है कि आपका डीएनए पूरे बिहार के डीएनए में चला गया। तो डीएनए का मतलब था पॉलिटिकल सेंस में कहा कि जो आदमी निमंत्रण दे करके पत्तल खींच सकता है। ऐसा कहीं दुनिया में सुने हैं कि एक मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, निमंत्रण दिया, उनको खाने का निमंत्रण दिया और निमंत्रण के बाद ये कहते हैं कि आप पत्तल खींच लेते हो? ये कौन संस्कार में है? नहीं, एक सवाल और आप सुजीत पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री हैं। काम करने का बेहतर माहौल किस सरकार में मिल रहा है आपको? मिला था? ये मैं दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, दोनों नहीं, हम 6 प्रधानमंत्री के अंडर में काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी भी थे, अटल जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, देवे गौड़ा भी थे। तो बुराई किए बगैर जवाब दे दीजिए। नहीं, बीपी सिंह जी भी थे, गुजराल जी भी थे। इसलिए ये मजा आ रहा है आपको? जब मैं किताब लिखूंगा तब मैं विश्लेषण करूंगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के हम साथ में काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं शानदार तरीके से चल रहा है। नेशनल पैमाने पर भी है, इंटरनेशनल पैमाने पर भी है। कल तक भारत के ऊपर में जो आंख उठाने का काम करता था, जो प्रधानमंत्री जाते थे विदेश में कहीं, उसका क्या कहते हैं कि नामो निशान नहीं होता था। आज वही प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो पूरा का पूरा अमेरिका रोड पर चला आता है, ऑस्ट्रेलिया चला आता है, जापान चला आता है। ये है ये प्राइम मिनिस्टर का जो खूबी होता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर खूबी। और उसको बजाय उसको एप्रिसिएट करने का, बगल में हमारा देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब जगह गए हैं, बजाय उसको करने का, उनको क्या कहते हैं तारीफ देने का, उल्टे लोग क्रिटिसाइज करने काम करते हैं, माइनॉरिटी को भड़काने काम करते हैं। अरे रामविलास पासवान, हमारे पास में 7 एमएलए एमपी का सीट मिला था, 7 एमपी के सीट में हमने एक माइनॉरिटी को दिया था। अब महबूब अली कैसर को जीता। और लालू जी से पूछिए कि बड़ा भारी माइनॉरिटी का नारा लगाते हैं, 10 एमएलसी का सीट दिया था, एक भी मुसलमान को क्यों नहीं दिया था? अभी तुरंत चुनाव हुआ है, 10 में से एक भी नहीं दिया। तो इसलिए जो है पिछले 1-1.25 साल में कहीं कॉमनल राइट्स नहीं, कुछ नहीं। कहीं प्रधानमंत्री ने कहा है राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, 370 ये कॉमन सिविल कोड। आगे पीछे तो इतने लोग कहते रहते हैं, साध्वी प्राची, गिरिराज सिंह, अब वो सबको बोलने दीजिए, साक्षी महाराज। देखिए आप ही ने कहा ना कि आज का मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के मुंह से यदि आप हमको बतला दीजिए पिछले 2 साल में कोई शब्द, अब प्राची हैं या साध्वी हैं या ये सब हैं, तो उनका अपना है, एजेंडा है, अपना बोलते रहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको बुरा लगता है जब इस तरह के बयान आते हैं? नहीं देना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए, बुरा और अच्छा का नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान देने से जो सरकार का मेन एम जो है, जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो डाइल्यूट होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो एक सांसद अपने अपने पार्टी के हैं, सदस्य हैं, वो पार्टी का काम है, हमारा काम वो नहीं है। पर नहीं बोलना चाहिए ऐसे? क्या नहीं बोलना चाहिए? आपने कभी पीएम से बात छेड़ी? नहीं, हमने पीएम से नहीं कही है। फिर आपको कहना चाहिए उनको कि आप क्यों पीएम जब आप कोई बोलता है तो पीएम नहीं सुनते हैं क्या? नहीं, पर आप एलाए हैं उनके, आपको कहना चाहिए कि सर रोकिए अपने सांसदों को। नहीं, देखिए पीएम का सीधा सा कहना है कि पीएम ने नाराजगी व्यक्त किया था। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई थी, उसमें पीएम ने कहा था जो गवर्नमेंट का एजेंडा है डेवलपमेंट, उसी एजेंडा को लेकर के चलो, दूसरा एजेंडा मत लो। प्रसून जी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स आरएसएस के दरबार में गए, आप लोग को भी कहा गया था कि आप भी आइए,
बताइए किस तरीके से काम हो रहा है। क्या क्या वो कैबिनेट हाल ही में- मिनिस्टर सारे आरएसएस के पास गए थे बताने के लिए, प्रधानमंत्री भी गए। चूंकि आप भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो आपसे भी कोई संवाद हुआ क्या? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना बैकग्राउंड है। रामविलास पासवान को पूछे तो हम पहले दलित सेना चला रहे थे, आज भी हमारा दलित सेना अपने जगह पर है। आरएसएस क्या कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है एक ब्रेन ट्रस्ट कहिए या और भी कुछ कह सकते हैं, आरएसएस है। और उसमें कोई आदमी हिचक भी नहीं करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों चाहे होम मिनिस्टर हों, कहते हैं कि ठीक है हम लोग क्या कहते हैं कि आरएसएस में थे, प्रचारक क्या कहते हैं कि थे। तो आरएसएस का क्या एजेंडा है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो अपना एजेंडा है वो सरकार का डेवलपमेंट का, विकास का एजेंडा है और उस पर नरेंद्र मोदी की नहीं सर, सरकार अभी चल रही इसी है। रविवार को मैंने डॉक्टर महेश शर्मा से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि जनता ने वोट आरएसएस और बीजेपी को एजेंडा जानते हुए दिया है। आप उल्टी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरएसएस का पार्टी से, सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार के जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जनता ने ये जानते हुए कि संघ का, बीजेपी का क्या एजेंडा है उसको वोट दिया है। नहीं, देखिए उसमें हमारा इतना ही कहना है जी, आरएसएस का बहुत सारी चीजें हैं। आरएसएस का चीज हम नहीं लेते हैं क्या? हम सोशलिस्ट पार्टी में थे तो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि देखो ये वामपंथी जो लोग होते हैं, दक्षिणपंथी लोग होते हैं, तो जनसंघ पार्टी हिंदी के मामले में दक्षिणपंथी है। हिंदी का जितना कट्टर समर्थक आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही समर्थक हम सोशलिस्ट लोग भी हैं, हम भी हैं। तो हम यदि कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, चले देश में देसी भाषा का नारा लगाते हैं, या राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, तो कोई आरएसएस का एजेंडा है? तो सबका एजेंडा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है वो सरकार का अपना एक एजेंडा है और वो एजेंडा का एक ही मकसद है, विकास। महेश शर्मा ने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता को अनिवार्य किया जाए स्कूलों में। सहमत हैं आप इससे? अब उसमें अब देखिए, हमने कहा कि हमारे मित्र हैं, सब लोग मित्र हैं, सब जब तक मानते हैं कि सरकार इस पर कोई, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता है तो उस पर कमेंट करने से क्या ये फायदा तो है? मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हम इसकी ठीक दिशा है। में बढ़ रहे हैं। देखिए, हम बतलाते हैं कि रामायण है, गीता है, महाभारत है, इवन कुरान है, उपनिषद है, वेद है, या मान लेते हैं कि बाइबिल है, ये सारे के सारे अलग अलग मान लेते हैं कि ग्रंथ हैं, अलग अलग गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ है, ये सारे के सारे लोग हैं। तो जो लोग हैं हिंदू, कोई मानते हैं कि जो हिंदू हैं वो अपने दृष्टिकोण से बोलते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग सर, आप हैं। मेरे सवाल से बच रहे हैं। सीधा सवाल, क्या गीता और रामायण को स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, हम उस पर हमारा अभी कोई कमेंट नहीं है। आप तो डर गए सर, कुछ बोलने से पहले तो एकदम बेबाकी से बोलते थे। देखिए, मैं रामायण को बहुत, देखिए हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में रामायण मेला लगवाते थे, रामायण का मेला लगवाते थे। आज भी मान लेते हैं कि रामायण का जो है क्या कहते हैं कि लोग उदाहरण देते हैं, गीता का उदाहरण देते हैं। गीता का हमको यदि बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो गीता का एक वाक्य हमारे सामने में आता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान को देखते रहो। तो हर ग्रंथ में सार तत्व हैं, हर ग्रंथ में सार तत्व हैं। अनिवार्य होना चाहिए। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अब उसको मान लेते हैं कि सरकार के जब एजेंडे में नहीं है अनिवार्य, तो हम उस पर कमेंट क्या करें? सरकार के एजेंडे में तो है सर, नहीं है। मंत्री जी के एजेंडे में, उन्होंने सार्वजनिक बात कही। मंत्री को रामविलास पासवान जो बोलता है वो सरकार का एजेंडा हर चीज में नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? होता है। हम बहुत चीज ऐसी बोलते हैं जो सरकार के एजेंडा में नहीं होता है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। कौन पूछने जाता है सवाल? जी पूछिए, इनको माइक दीजिए। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो लालू जी के विषय में कहा कि पहले वो गर्दन पकड़ते हैं, बाद में पैर भी पकड़ लेते हैं, तो जिस वक्त आपको राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाया अपने विधायकों के माध्यम से, तो उस वक्त क्या सोच आपका कुछ और था और वर्तमान में लालू जी के बारे में सोच आपका बदल गया? देखिए, जिस समय में ये अच्छी बात है कि मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। लालू जी ने इसी मंच पर आकर के किसी चैनल में उन्होंने कहा कि रामविलास जब हार गए थे, रामविलास पासवान,
तो मैंने सोनिया जी से कह करके उनको राज्यसभा का टिकट दिलवाया, ये मकान रखवाया था। जबकि हालत ये थी कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, राज्यसभा के चुनाव के बाद हम जीते गए, तो राज्यसभा का चुनाव अंतिम था। तो जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो सोनिया जी ने हमसे कहा था कि आपको हमारा सपोर्ट लेना है तो लालू जी को छोड़िए आप। सीपीएम के लोगों ने हम सोनिया जी ने कहा जी बिल्कुल 36 का आंकड़ा था और हमको वोट नहीं दी थी सोनिया जी, सोनिया गांधी जी ने वोट नहीं दी। इसलिए मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, सीपीएम के लोगों ने क्या कहते हैं इसी लाइन पर वोट दिया नहीं दिया हमको कि आपको क्या कहते हैं लालू जी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। जो आपके एमएल के लोग थे दीपांकर जी वगैरह, तो इन लोगों ने क्या कहते हैं वोट का नहीं देंगे। तो इनका वोट देने का कोई सेंस ही नहीं था। यदि जितना वोट इनके पास में था ये वोट नहीं देते, 12-14 को वोट क्या कहते हैं एक्स्ट्रा, तो 12-14 एक्स्ट्रा वोट तो कहते हैं कांग्रेस के पास में सब मिला के हो ही जाता था। इसलिए इनके कारण से 4-5 पार्टी के लोग वोट ही नहीं दिए हमको। तो सोनिया जी क्यों परेशान थी लालू जी से उस टाइम पे? सोनिया जी पता नहीं उन्होंने उसमें 3 टिकट दे दिया था ना। वो एक आप लड़ाई तो नहीं करवा रहे उनके परिवार 2009 में 2000 देखिए लड़ाई क्या, राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो लालू जी को बुला रहा है क्या? अब इज्जत बचाने के लिए भरे कहें कि कुछ कहें कि हम तेजस्वी को भेज रहे हैं, किनको भेज रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि आज भी राहुल गांधी इनके साथ में शेयर करना नहीं चाहता है। पिछली बार जितने सोनिया गांधी राहुल गांधी का दौरा हुआ उसमें कहीं कि इन्होंने लालू जी को आने दिया। और यही राहुल गांधी जी है ना, लालू यादव जी 7 जन्म में नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। लालू यादव जी राहुल गांधी जी जब जाते होंगे तो लालू जी को देखते होंगे इनका चेहरा, और लालू जी राहुल गांधी का वो दिन कभी भूल नहीं सकते हैं कि जब उन्होंने ऑर्डिनेंस का किताब फाड़ दिया था जिसके तहत ये जेल से बच सकते थे। आप तो लड़ाई करवाएंगे ही मतलब आज? नहीं लड़ाई क्या, हाँ लड़ाई करवाने की नहीं है। कांग्रेस में स्वाभिमान रहता ना, हमारे जैसे लोग यदि रहते तो 2 दिन में चुटकी बजा करके क्या हट जाते। भला कहिए इससे ज्यादा बेइज्जत क्या हो सकता है कि सोनिया गांधी राष्ट्र की नेता हैं, कोई माने या नहीं माने, एक पार्टी की अध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सोनिया गांधी क्या कहते हैं कि को आप बुलाते हो सम्मानित पूर्वक और उसको 4थे नंबर पर बुलाते हो। पहले सोनिया गांधी बोली पहले सोनिया गांधी को बुलाते हो, फिर उसके बाद जो है नीतीश जी बोलते हैं, फिर उसके बाद शरद जी बोलते हैं, और तब जाकर के जो है लालू जी बोलते हैं। और वो बेचारी अपना सुन रही है, बैठ के सुन रही है। अब ये कांग्रेस के लोगों को शर्म ही नहीं आता है। चलिए पासवान जी आप जुड़े, कई सारी बातें आपने रखी, कुछ आग लगाई कुछ आग बुझाई, लेकिन आप बिहार पंचायत आज तक में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां प्लीज।